हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर कोई दो क्वांटिटीज है वो अगर एक दूसरे पे डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो अगर ऐसे टाइप का अगर जो भी प्रोपोर्शन होता है उनको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर याद होगा, एक मैंने इक्वेशन लिखा था कि अगर ए एंड बी दो क्वांटिटीज है, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के, तो अगर मान लेते हैं A1 इंटू दो पर्टिकुलर वैल्यूज है करस्पॉन्डिंग टू B1 एंड B2, तो उन दोनों का जो रेशियो रहता है यानी A1 बाय B1 इज इक्वल टू A2 बाय B2, ये रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट हम लोग बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में अपन जो सेकंड और लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, छोटा सा बहुत टॉपिक है, मैंने कहा था बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखो, जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि डायरेक्टली वेरी करता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, सिमिलरली एक घटा तो दूसरा भी घटेगा, तो ये डायरेक्ट वे में रिलेटेड रहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ प्रोपोर्शन जो रहता है वो रहता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर किसी एक क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे जो रिलेशन है वो एक्चुअल में क्या है कि ये इनवर्स रिलेशन है। देखो नाम में इनवर्स आ रहा है, तो इनवर्स क्यों, क्योंकि एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो रहा है, तो ऐसी कोई चीजें चल रही है। ठीक है। तो ऐसे टाइप के प्रोपोर्शन को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखाई है, तुम लिख सकते हो उसको। द टू क्वांटिटीज में वेरी इन सच अ वे दैट वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जो मैंने कहा वही एग्जैक्ट। Then the two quantities are said to be in inverse proportion बोलो, या फिर they are inversely proportional to each other बोलो, दोनों सेम चीज है। कई किताबों में इनवर्स वेरिएशन भी यूज किया जाता है, लेकिन बस इतना याद रखो तो काफी है। एक और डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने उसके लिए भी बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सेम इनवर्स के लिए, इफ टू क्वांटिटीज, मान लो दो क्वांटिटीज है ए और बी, वेरी विद ईच अदर इन सच अ मैनर, दोनों एक दूसरे पे वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इन सच अ मैनर दैट प्रोडक्ट ए बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज है सच दैट उन दोनों की जो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज है अगर वो हमेशा कांस्टेंट रह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो जो कांस्टेंट रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, लोग कई बार इसको इग्नोर मार लेते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट रहना चाहिए। नेगेटिव रहा तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आना चालू हो जाएंगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। इसलिए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है। Then we see that A varies inversely with B, या and B varies inversely with A। तो A जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है B से, एंड B जो है इनवर्सली वेरी कर रहा है A से, मतलब वाइस वर्सा चलता है। याद होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, A बाय B रिमेन्स कांस्टेंट था, जो रेशियो था वो कांस्टेंट रिमेन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में उसका रेशियो नहीं, उसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते, देखा है यहाँ पे लिखा है, देखो A इंटू बी इज इक्वल टू के, यानी ए और बी दो क्वांटिटीज है, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रह रहा है हमेशा, तो हम लोग बोल सकते हैं के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेड टू वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो अभी एक और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी लिखाया था, सेम लाइन यहाँ पे भी लिखा रहा हूं। अगर दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, अब वो बोल रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो चलो मान लेते हैं ए के दो वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे लिखा है, चलो पढ़ ही लेते हैं। एंड B1, B2 आर द वैल्यूज ऑफ B, ये दोनों वैल्यूज हैं B के, करेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2, मतलब B1 करेस्पॉन्डिंग टू A1 है एंड B2 करेस्पॉन्डिंग टू A2 है, और A1 A2 किसके वैल्यूज है, A के वैल्यूज है। तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिए हैं कि अगर फर्स्ट सिनेरियो है तो फर्स्ट सिनेरियो में A की वैल्यू A1 है, B की वैल्यू B1 है। सेकेंड सिनेरियो अगर लिया जाए तो सेकेंड सिनेरियो में A की वैल्यू A2 है और B की वैल्यू B2 है। तो अगर ऐसी कोई चीज दी है और वो बोल रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें एक चीज पता है कि हमेशा प्रोडक्ट जो क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब A1 इंटू B1 प्रोडक्ट इज इक्वल टू के रहेगा। सिमिलरली A2 इंटू B2 भी क्या रहेगा, के रहेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं A1 B1 A2 B2 और के तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब देखो बस इन दोनों पहले दो इक्वेशन को देखो, मतलब पहले दो टर्म्स को देखो, ये दोनों इक्वल है, तो देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है। तो अब ऐसा सोचो कि अगर A1 इंटू B1 है इज इक्वल टू A2 इंटू B2 है, तो चलो मैं यहाँ पे B1 को नीचे भेज देता हूं और यहाँ पे A2 को ट्रांसपोज कर देता हूं नीचे। तो देखो ऐसा बन जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1।
तो देख सकते हो इस तरीके से जो रेशियो है वो वेरी करेगा। ठीक है, तुम चाहिए तो इसको ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखोगे दोनों सेम चीज है। तो देख सकते हो, याद होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होता था, या फिर a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2 ऐसे होता था। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है उसका, a1 by a2 इज इक्वल टू उल्टा हो गया, देखो b2 by b1, वहां पे b1 by b2 था, यहाँ पे उल्टा। मतलब यही समझ में आना चाहिए कि इनवर्स है, इनवर्स भी क्या होता है, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, है ना। तो वही चीज यहाँ पे मैंने अप्लाई की। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दो वैल्यूज, दो क्वांटिटीज। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाए कि इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ एग्जैक्टली यूज होता है। तो देखो क्वेश्चन दिया है, इफ 52 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 days। ठीक है, तो नंबर ऑफ men, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो उसने बोला है फर्स्ट सिनेरियो में, या फिर डेटा 1 जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिखा था वैसे ही कंटिन्यू करता हूं, डेटा नंबर 1। तो फर्स्ट केस में देखो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, तो 52 मैन है, और ये 52 मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 35 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। फिर डेटा 2 में उसने क्या दिया है, कुछ पूछा उसने डेटा 2 में, क्या पूछा है, तो देखो डेटा 2 में उसने पूछा है कि नंबर ऑफ मैन, अगर नंबर ऑफ मैन 28 है तो मुझे बताओ हाउ मेनी डेज 28 मैन विल डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमें ये जो क्वांटिटी है पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको x मान लेता हूं। ठीक है, जो हमें निकालना है, देख सकते हो इन हाउ मेनी डेज 28 मैन विल डू इट, तो 28 मैन नंबर ऑफ मैन हो गए, एंड इन हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिन में करेंगे, तो वो हमें निकालना है, इसलिए मैंने उसको अननोन क्वांटिटी मान लिया जो कि x है। ठीक है, तो अब सोचो, तुम चाहिए तो इसको x को ऐसे भी मान सकते, फिर छोड़ो ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है सच। तुम देखो ध्यान से, तो अब अगर देखोगे तो पहले सबसे पहले इसके बीच में रिलेशन निकालो कि मैन अगर ज्यादा होंगे या फिर मैन अगर बढ़ गए तो दिन कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे। सोचो एक काम दिया तुम्हें, अगर तुम 10 लोग एक साथ, अगर अकेले आदमी को काम दिया है एक पर्टिकुलर काम, सपोज वो 10 दिन में कर रहा है, अगर मैं 5 लोगों को दिया वही काम, एग्जैक्टली वही काम, तो जल्दी होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं 100 लोगों को एक काम सौंपता हूं, ठीक है, 100 लोगों को एक पर्टिकुलर काम दिया, वो कुछ दिन में खत्म कर रहे हैं, अगर मैं 100 लोगों की जगह मैं उसको कम कर देता हूं कि 100 लोगों की जगह चलो 50 लोग, तो 100 लोगों की जगह जब 50 लोग मैं यूज करूंगा उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे जो दिन है वो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जो लेबर वर्क जो हो गया वो कम हो गया। अब कम लोग उतने काम मतलब कम कर ज्यादा कर पाए, ज्यादा दिन लगेंगे उनको काम करने के लिए, लेकिन ज्यादा लोगों को कम दिन लगेंगे काम करने के लिए। तो तुम यहां पे लिख सकते हो इफ lesser men then more number of days required to complete the work, ऐसे लिख देना पूरा, required to complete the work। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा भी करके लिख सकते हो, फिर पूरा वापस से भी लिख सकते हो कि अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो कम दिन लगेंगे, यहाँ पे मोर था वहां पे लेस हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा, मतलब इफ मोर मैन, ठीक है, देन लेसर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो ज्यादा लोग रहेंगे तो कम दिन लगेंगे और कम लोग रहेंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो इस देख सकते हो एक कम है तो एक ज्यादा है और एक ज्यादा है तो एक कम है, तो ये जो है देयरफॉर ये दोनों जो चीजें हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज आर वेरी इनवर्सली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मैन इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम लोग बोल सकते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू क्या बोलोगे b2 by b1। देखो एग्जैक्टली उल्टा हो गया, देख सकते हो इसका जो रेशियो है पहले वाले का a1 by a2 और b2 by b1, इस तरीके से। a1 क्या है, चलो इसको मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ मैन a है और नंबर ऑफ डेज b है। तो सबसे पहला डेटा में देखो a1 क्या है, तो पहला डेटा 1, तो डेटा 1 में a, तो ये तो a1 हो गया, देखो ये a1 ये a2, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया b1 क्योंकि b डेज की बात कर रहे हैं, ये b2। अब बस जो भी चीजें लिखी है उनको अप्लाई करो, तो देखो a1 तो है 52, ठीक है, a2 तो है 28, b2 है x और b1 तो है 35। तो अगर कैलकुलेट करोगे इस 35 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 52 by 28 into 35, राइट।
ये मैंने अपॉन में जो 35 था उसको मैंने ट्रांसपोज किया तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब अगर सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अच्छे से निकालो एक एक करके। तो ये ऐसा कुछ है। तो देखो 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है। फर्दर ये 4 से भी जा रहा है, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 13 इंटू 5 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 65 डेज। तो इसका मतलब देखो 52 मैन, ज्यादा लोग हैं तो 52 मैन को 35 दिन लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिमिलरली 28 मैन की बात कीजिए, देखो लोग कम हो गए तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा दिन लगेंगे। मतलब देखो पहले वाले 52 जो मैन थे उनको 35 दिन लगे, लेकिन जो 28 जो लोग हैं उनको 65 दिन लगेंगे। तो 35 डेज, यहाँ पे 65 डेज। तो इस तरीके से ये जो होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का खेल होता है। और ये कब करना है अप्लाई तुम्हें, ये जो हर बार किसी भी क्वेश्चन में ये चीज तुम्हें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया नहीं रहेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि दो चीजें वो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है क्या बढ़ रहा है, वो सब तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में जो लिखा है, हर बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लेसर कोई x क्वांटिटी है और मोर y क्वांटिटी हो रही है, और सिमिलरली अगर मोर x क्वांटिटी है तो लेस y क्वांटिटी हो रही है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेसर x क्वांटिटी इंप्लाइज लेसर y क्वांटिटी एंड मोर x क्वांटिटी इंप्लाइज मोर y क्वांटिटी, अगर ऐसी कोई चीज आती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही दो पूरे चैप्टर में चीजें चलती रहती है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक और चीज मुझे बतानी है, जैसे कि तुम ये जो चीजें मैं अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हर एक चीज में वैलिड नहीं रहता है। ऐसे मतलब हर एक चीज में तुम नहीं बोल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियोस दिए हैं जब ये डायरेक्ट भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस देखो, इन सम केसेस वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जो भी कुछ वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में रहे। हो सकता है उनके बीच में रिलेशन ही ना हो, या हो सकता है कुछ और ही भलता ही कुछ रिलेशन हो। तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दो, अभी समझ में आएगा। फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग अकर विद बट नॉट इन अ देखो जो भी है ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग में हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, कि प्योर मतलब जो भी है अलग अलग चीजें जो होती है फिजिकल चेंजेस ह्यूमन बीइंग्स में, कि कान का लेंथ बढ़ रहा है या फिर ऐसी कुछ नाक बड़ी हो रही है या फिर चेहरा बड़ा हो रहा है। तो जो भी है जो रेशियो होता है, तुम दो पर्टिकुलर अगर ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करोगे तो दोनों का अलग अलग रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ लिखते हैं कि इफ अ हाइट ऑफ वन बॉय मतलब पहले हाइट 150 सेंटीमीटर ऐसा कुछ मान लेते हैं, इफ हाइट ऑफ वन बॉय इज 150 सेंटीमीटर आफ्टर 7 years, then what will be the height of that boy after 20 years, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो रिलेशन है उसमें कुछ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तुम ये बोल सकते हो बिल्कुल कि हाइट बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों वेरी डायरेक्टली करेंगी, क्योंकि देखो ह्यूमंस की जो हाइट रहती है वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है क्या, नहीं। तो एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है, मतलब इसके आगे बढ़ता नहीं है। तो ऐसा डेटा के लिए तुम्हें इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन सोचना है कि तुम जितना भी एक क्वांटिटी को जितना भी बढ़ाओ दूसरी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी या फिर दूसरी क्वांटिटी भी घटते जाएगी अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो। सिमिलरली अगर कोई भी क्वांटिटी मतलब कम करते जाओ, दूसरी क्वांटिटी अगर बढ़ते जा रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और अगर वो दूसरी क्वांटिटी घटते जा रही है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से आइडिया आ जाना चाहिए कि हर एक सिनेरियो में तुम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग में गलत चीज है अप्लाई करना, क्योंकि वो चेंजेस वेरी करते रहते हैं। जैसे कि हाइट हो गया, सिमिलरली वेट के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। अब वेट ऑफ अ पर्सन तो वेरी करते रहता है ना, कोई भी पर्सन का अगर वेट है तो अलग अलग चलते रहता है कि अगर 20 साल के बाद मेरा वेट इतना है तो क्या 40 साल के बाद मेरा वेट इतना हो जाएगा, ऐसे कुछ प्रोपोर्शन में बोल सकते हो क्या, नहीं। तो ये सब चीजें तुम्हें इसमें डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं करना है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उसका देखो, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस। तो देखो यहाँ पे भी जो ट्री होता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में अगर जितना ऊंचा पेड़ है क्या उतने ही नंबर ऑफ लीव्स ऑन इट्स ब्रांचेस रहेंगे क्या, ऐसा जरूरी है क्या। सपोज
पेड़ की हाइट है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 छोटा सा पेड़ है, चलो मान लो 1 मीटर की हाइट है, 1 मीटर की अगर पेड़ की हाइट है, ठीक है, और उस टाइम जो पेड़ की हाइट है उसके जो लीव्स है वो सपोज मान लो अराउंड 500 है, ठीक है, 500 लीव्स है एक मीटर के पेड़ पे, 500 ज्यादा हो गया, 100 ले लो, ठीक है, 1 मीटर के पेड़ पे 100 लीव्स हैं, ऐसे मान लिया। तो अगर वो पेड़ जब बड़ा होगा, सपोज वो 10 मीटर का पेड़ अगर हो भी गया, तो क्या उसका प्रोपोर्शनल कुछ होगा क्या? नहीं। तो ये सब चीजें कुछ प्रोपोर्शन में नहीं रहती है, तो अंधाधुंधी हर जगह प्रोपोर्शन नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है कि क्या हमेशा वो बढ़ते रहेगा क्या। जैसे कि देखो यहाँ पे तुम जितने मेन कम करते जाओगे ऑटोमेटिकली उतने दिन बढ़ते जाएंगे, सिमिलरली तुम जितने मेन बढ़ाते जाओगे वो दिन क्या होते जाएंगे? कम। अगर तुम्हें जितना फटाफट काम करना है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो टाइप ऑफ प्रपोर्शन है वो मतलब ये जो टाइप ऑफ डेटा है वो एक प्रपोर्शन है जो कि इनवर्स प्रपोर्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सोच समझ के अप्लाई करना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स है, ठीक है। लोग क्या करते हैं आगे जाके ये गड़बड़ कर देते हैं कि ये जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है हर एक सिनेरियो में अप्लाई करना चालू करते हैं, ठीक है। सिनेरियो हर एक में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कहा, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इतना समझो, अच्छे से लिख लो इसको नोटबुक में पूरा, जो भी एग्जाम्पल के साथ जो भी थियरी है, और फिर इस पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं 2-3 और, ठीक है, और फिर अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर भी चालू कर लेंगे। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो उनको भी कवर करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड व्हिच पेयर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए मैंने जैसे कि कहा था कि दो चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन तभी होती है जब दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो हर बार क्या करना है, जैसे कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते तो याद होगा तुम्हें कि a/b कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब उस केस में दो चीजों का रेशियो जो है, दोनों का जो डिवीजन जो है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगर हर बार कांस्टेंट है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, लेकिन इनवर्स में क्या है? दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए देखो तुम यहाँ पे चाहिए तो एक और टेबल बना सकते हो, एक और रो बना सकते हो, जहां पे x इंटू वाई का टेबल बना के यहाँ पे पूरा भर सकते हो, या फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चालू हो जाओ। x1 y1, तो देखो ये 50 इंटू 5 विच इज, देखो 50 इंटू 5 विच इज कितना होता है? 55 है 250। फिर उसके बाद x2 y2, x2 इंटू y2, तो x2 y2 मतलब सेकेंड चीजों का 40 इंटू 6 विच इज 240। फिर उसके बाद है x3 इंटू y3, ठीक है, x3 इंटू y3, तो 30 इंटू 7 विच इज 210, और x4 y4, 20 इंटू 8 विच इज 160। तो देखो यहां पे जो कांस्टेंट है हर बार, वो मतलब जो भी प्रोडक्ट है हर बार, क्या हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट है? Therefore we can say that xy is not a constant, ठीक है। जो प्रोडक्ट है xy हर बार कांस्टेंट नहीं है, therefore x, y are not in inverse proportion। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक और तुम्हें एक चीज दिखाता हूं बेस में। तो अब देखो यहाँ पे x जो है, x जैसे से क्या हो रहा है, देखो आगे जैसे से आगे जा रहा है 50, 40, 30, 20, तो x घट रहा है, कम हो रहा है। सिमिलरली आगे जैसे से y जा रहा है आगे y बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख के तुम लोगों को तो लगना चाहिए था कि सर, यहाँ पे तो आपने बोला था कि सर जब घटेगा और दूसरी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब वो दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। लेकिन तुम लोग एक चीज भूल जाते हो हमेशा कि जो मैंने जो डेटा बताया है वो जरूरी नहीं है हर बार हो। जैसे कि अभी मैंने कुछ 3 सिनेरियोस बताए थे, ठीक है। दो चीजें हर बार अगर जब घट रही है और जो एक चीज बढ़ रही है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जो कि होता है एक्स वाई कांस्टेंट। तो अगर कोई दो क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है तो ही हम लोग बोलते हैं उसको इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो बस इतने से काम नहीं होता कि बस वो एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, पहला घट रहा है पहला बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ये सब चलेगा नहीं इससे। यहाँ पे तो हो ही रहा था कि एक्स की वैल्यू जैसे से कम हो रही है, वाई की वैल्यू वैसे से बढ़ रही है, लेकिन ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू देखो 250, 240, 210, 160 ये अलग अलग आ रही है। अगर ये एक्स वाई की वैल्यू सेम आती, मतलब सब में एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो अगर सबके लिए सेम वैल्यू प्रोवाइड करता पॉजिटिव कांस्टेंट, तो हम लोग बोल सकते थे कि अच्छा ये प्रोडक्ट, ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। इसलिए मैंने कहा सिनेरियो जो बताए थे 3 सिनेरियोस जो यहाँ पे लिखे थे, और भी बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर एग्जांपल देने के लिए मैंने वो 3 सिनेरियोस बताए थे, ठीक है। तो इसीलिए बस लेसर और मोर ये सब कंपेयर करके हम लोग नहीं बोल सकते कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं है। मेन डेफिनेशन क्या है इनवर्स का, कि दोनों चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, ये मेन याद रखना बस। नेक्स्ट
यहाँ पे देखो x की वैल्यू देखो 100, 200, 300, 4 बढ़ रही है, y की वैल्यू 60, 30, 20, 15 घट रही है। तो अब इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले x1, y1, ठीक है, 100 इंटू 60 तो ये हो जाएगा 6000। फिर उसके बाद x2 इंटू y2 200 इंटू 30 तो 2 3 6 और 3 बार 0 तो 6000। देख सकते हो कुछ सेम आ रहा है। x3 y3 300 इंटू 20 तो बन जाएगा 3 6 और 6000। एंड फाइनली x4 y4 इनका प्रोडक्ट 400 इंटू 15, 15 4 होता है 60 और 2 जीरोस और है तो 6000। तो देखो सब में जो है हर बार जो वैल्यू आ रही है दोनों के प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट आ रही है। देयरफॉर xy इज अ कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट कितना है 6000। तो हर बार ये जो वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है इसका मतलब देयरफॉर x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से तुम्हें ये सब एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हर बार ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर यहाँ पे इनमें से इन चारों डेटा में से अगर एक भी वैल्यू गलत है, मतलब एक भी वैल्यू अगर अलग कुछ होती, जैसे कि यहाँ पे 15 की जगह यहाँ पे 10 दिया रहता तो ये 400 इंटू 10 बन जाता और ये 4000 बन जाता। तो अगर इन चारों में से अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू भी अगर नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट आ रहा है, तीनों ये 6000 आ रहा है, ये एक बस 4000 आ रहा है, तो भी तुम्हें क्या बोलना है कि ये नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन है। हर बार क्या होना चाहिए, एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी क्या रहेगा, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने दिया है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल आज का। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। तो यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, और वो काम मतलब फिटिंग द विंडोज इन अ हाउस, वो एक काम है, और वो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेटा में, ठीक है। तो डेटा में क्या दिया हमारे पास, 2 persons डूइंग वर्क इन कितने दिन, 3 days, ठीक है। 2 पर्सन 3 दिन में काम कर रहे हैं। तो देखो अभी एक और, अभी अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूंगा, फर्स्ट पार्ट में देखो मैं टेबल बना लेता हूं, हमेशा टेबल बनाओ, टेबल बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन सीधा दिख जाता है अपने आप, ठीक है। तो देखो 2 डेटाज है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, क्या, नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है, पहला डेटा जिसको मैं ए बोल देता हूं, फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा है, और नंबर ऑफ डेज जो कि दूसरा डेटा है, बी डेटा है। तो पहले तो 2 पर्सन 3 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल, तो इनमें से एक बीमार हो गया, बिफोर द वर्क स्टार्टेड, काम स्टार्ट होने से पहले बीमार हो गया। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो इसका मतलब एक आदमी गया, मतलब 2 - 1 बचे कितने, एक आदमी। तो हमें ये जो है, एक आदमी अगर 2 आदमी 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो इसको मैंने मान लिया एक्स से, जो कि हमें निकालना है। तो देखो अब देखो नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज कितने दिन में काम कर रहा है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तुम लोग यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, इफ लेसर नंबर ऑफ पर्सन देन मोर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, इफ मोर नंबर ऑफ पर्सन देन लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, हेंस these two quantities are inversely proportional, therefore a1 b1 is equal to a2 b2, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने कहा था, a1 by a2 is equal to b2 by b1, दोनों में से जो यूज करना है यूज करो। तो चलो ये वाला यूज करते हैं, a1, ये a1 है, ये b1 है फर्स्ट डेटा, ये a2 है और ये b2 है सेकेंड डेटा, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, तो a1 b1 2 into 3 a2 यानी 1 into b2। तो देखो ये क्या बन रहा है, 6 is equal to 1 into b2 is b2 ही रहेगा, इंप्लाइज b2 की वैल्यू क्या आ रही है, फिर b2 क्या है हमारा, b2 एक्चुअल में कितना है, देखो b2 इज x ना, जो कि हमें निकालना था, तो इंप्लाइज x is equal to 6। देयरफॉर एक आदमी को कितने दिन लगेंगे, अगर 2 आदमी को 3 दिन लग रहे हैं, तो एक आदमी को देयरफॉर 1 man would require 6 days to complete the work। तो अगर 2 लोग हैं तो 3 दिन में काम हो रहा था, लेकिन अब एक आदमी को 6 दिन लगेंगे वो काम को, ठीक है। सेकेंड सेम वही टेबल बनाओ, नंबर ऑफ पर्संस और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ डेज, ये ए है, ये बी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी 2 डेटा है उसके बारे में देखो। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि 2 persons कैन डू इट इन 3 days, तो 2 को बोलते तो चलो A1 है और ये B1 है, ठीक है।
दो लोग 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं. हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड लिखना टू फिट द विंडोज इन 1 डे. लेकिन अब मुझे देखो कुछ जल्दी है, हड़बड़ी है, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर दो लोग 3 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मुझे पूरा काम 1 दिन में खत्म करना है, यानी B2 ये 1 दिन में खत्म करना है, तो मुझे निकालना है कि 1 दिन में खत्म करने के लिए मुझे कितने लोग जमा करने पड़ेंगे. मतलब उसको A2 बोल देता हूं. यहाँ पे X जो है अननोन है वापस से. तो देखो वापस से A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2. तुम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू A2. A2 कितना है देखो X इंटू B2 कितना है 1. तो देखो 6 इज इक्वल टू X इंटू 1 इज X. तो therefore X is equal to 6. Therefore to complete the work in 1 day, we will need 6 persons. मतलब 6 लोग अगर होते तो मेरा काम 1 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता. 2 दिन है, 2 लोग हैं तो 3 दिन में खत्म हो रहा है. अगर एक ही आदमी है तो 6 दिन लगेंगे, बट अगर 6 आदमी है तो 1 दिन में काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछता है. मैं और इसमें क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, उसके लिए तुम लोग प्रैक्टिस करो खुद से. अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो. और मैंने लास्ट क्लास में अटैच भी किया था एक्सरसाइज 13.1, जिनका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए हैं, उनको अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैंने और भी क्वेश्चन अटैच किए. स्टडी मटेरियल सेक्शन ऐप में जाके देख लेना. ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में उस पर तुम्हें मिल जाएगा, होमवर्क का एक टैब है, उसमें आके ओपन करना. तुम्हें उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पे आंसर्स भी दिए हैं. तो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है, डाउट आ रहा है, कोई थियोरेटिकल डाउट आ रहा है, तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो. चैप्टर तो बहुत सिंपल सा है और अभी खत्म भी हो गया अपना चैप्टर, कुछ है नहीं इस चैप्टर में. अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरी और सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे पूरा. ठीक है, तो ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं. होमवर्क करो अच्छे से, जो भी मैं 2 एक्सरसाइज अटैच करके दिए हैं 13.1 और 13.2. पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे करना, और अगर लर्न वेल फॉलो करो तो लर्न वेल के भी क्वेश्चंस करो, अच्छी बात है. इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए हैं उनको भी करोगे. ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में ही. चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं. आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, एंजॉय.